नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम लोग एनसीईआरटी केमिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं और आपका जो क्लास है आपका 12वीं क्लास है, यानी कि 12 वालों के लिए हम लोगों का ये केमिस्ट्री चल रहा है। हम आपको बोर्ड पे बताते थे, लेकिन कुछ वजह से आपको बोर्ड पे नहीं पा रहे हैं, इस वजह से ये कॉपी पे ऐसे हम आपको बता रहे हैं। तो हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा है वो आपका चैप्टर जो है सेकंड है और चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन, यानी कि बिलियन वाला चैप्टर है। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हेनरी के नियम। आप पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में, और उस हेनरी के नियम पे आधारित कुछ क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है इसके बारे में जानते हैं। अब हम लोग का पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपका है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सड़े हुए अंडे जैसी गंध वाली विषैली गैस H2S यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड गुणात्मक विश्लेषण में उपयोग की जाती है। यदि H2S गैस की जल में STP यानी साधारण ताप दाब यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर आपका है, तो STP पर विलेयता जो है आपका क्या दिया है 0.195 m हो तो हेनरी स्थिरांक की गणना कीजिए। तो आपका यहाँ पे देखिए ये क्या दिया है, विलेयता दिया है, यानी 0.195 विलेयता, यानी इसका मतलब ये है कि आपका 0.195 मोल आपका H2S है और जल के 1000 ग्राम में ये क्या है घुला हुआ है। इसका मतलब ये है, यानी अब हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं, आप लिखेंगे कह सकते हैं कि 0.195 है, यह आपका ये मोल है। तो इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ है हम लोगों का अर्थ है, यानी कि आपका ये जो है 0.195 क्या है मोल आपका है, यानी मोलों की संख्या है H2S का, यानी H2S के मोलों की संख्या 0.15 है और जल के 1000 ग्राम में आपका ये घुला हुआ विलेय है। यानी कि आप कह सकते हैं कि यहाँ से ये निष्कर्ष आप निकाल सकते हैं कि H2S के मोलों की संख्या दिया है, मोलों की संख्या आपको दिया गया है। तो मोलों की संख्या कितना दिया है आप जानते हैं, तो मोलों की संख्या बराबर आप लिख सकते हैं 0.195 आपका मोल दिया है। और 1000 जो जल है आपका 1000 ग्राम में आपका ये घुला हुआ है। तो जल का भार, यानी कि आप इस जल को विलायक भी बोल सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे यही रहने दीजिए। तो जल का जो भार है वह कितना दिया है आपका 1000 ग्राम आपका दिया हुआ है। ठीक है, ये चीज आपका है 1000 ग्राम हो गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, हम लोगों को यहाँ पे जो है हेनरी स्थिरांक की गणना करना है। तो हम यहाँ से कुछ और भी वैल्यू निकाल लेते हैं। अब देखिए यहाँ से एक वैल्यू आप और भी निकाल सकते हैं, जैसे आप जल का अणुभार निकाल सकते हैं। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा कि H2O का अणुभार हम लोग निकाल सकते हैं, H2O का अणुभार। तो अणुभार आपको पता है कैसे निकालना है, आपको ये कुछ वैल्यू आपको याद रखना होगा कि जो छोटे छोटे हैं, कुछ 4-5 हैं, आपको पहले बताए हुए हैं कि आप उनको, यदि आप उनके भार को, अणुभार को याद रखते हैं तो आप सब किसी का भी निकाल सकते हैं। तो आपका यहाँ पे H2 है, तो 2 बार क्या है हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का जो है 1 होता है और ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है। तो यहाँ से देखिए आपका क्या होगा, ये 2 और ये आपका 16 है, तो कितना हो जाएगा आपका टोटल, यानी जल का जो अणुभार है 18 होगा। किसी का भी यदि आपसे पूछे तो ऐसे ही आप निकाल सकते हैं। अब देखिए आपका क्या है, हेनरी के नियम का गणना करने के लिए आपको दाब भी होना चाहिए। तो लेकिन आपका यहाँ पे बोल दिया है कि आपका जो STP पर विलेयता कहा हुआ है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे STP पर जो आपका H2S है उसका आपका आंशिक दाब कितना है, आंशिक दाब आप ज्ञात कर सकते हैं। तो आंशिक दाब यानी कि निकालेंगे तो P बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पे
यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं कि आपका एक वायुमंडल, या यहाँ पे 0.978 बार लिख दीजिए। ये चीज़ आपका है। यदि बार में लिखते हैं तो आपका आंसर बार में आएगा, यदि वायुमंडलीय दाब में लिखते हैं तो वायुमंडलीय दाब में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका यहाँ पे बार में लिख दे रहे हैं और आंसर भी आप देखेंगे तो बार में ही आएगा, इसलिए आपको ये बार में लिखा जा रहा है। तो हम लोग का यहाँ पे देखिए, जब हम लोग का हेनरी स्थिरांक है, उस हेनरी स्थिरांक का जो फार्मूला लिखेंगे वहाँ पे मोल प्रभाज का नाम आएगा। तो उस मोल प्रभाज में आपके जो बिलियन होते हैं, उस बिलियन में जितने भी घटक हैं उन सभी घटकों का मोलों की संख्या आपको निकालना होता है। तो आपका देखिए यहाँ पे H2S के मोलों की संख्या तो पता है, लेकिन जल के मोलों की संख्या नहीं पता है। तो हम लोग क्या करेंगे, जल के मोलों की संख्या को ज्ञात करेंगे। तो हम लोग का यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे कि जल के मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या। तो जल के मोलों की संख्या का जो फार्मूला है वो आपको पता है, आप कुछ पढ़े हुए हैं शुरू में। तो आपका क्या होता है, जल का भार यानी पदार्थ का भार, तो यहाँ पे जल है तो जल का भार आप लिखेंगे, बटे आपका क्या होगा, अणुभार। तो आपका किसका अणुभार, जिसका आपको निकालना होता है, तो जल का अणुभार हो जाएगा आपका। तो जल का भार और जल का जो अणुभार है वो आपको पता है, तो आप क्या करिए, उसमें वैल्यू जो है, जो कुछ भी वैल्यू है आप वहाँ पे रख दीजिए। अब देखिए आप जब रखेंगे तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, हम लोगों का जल का भार जो कितना दिया है, 1000 दिया है ग्राम, और जल का अणुभार आप निकाले ही हैं 18 है। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 55.55 मोल आपका आ जाएगा। ठीक है, ये तो आपका जल के मोलों की संख्या हो गई। अब आपको निकालना है मोल प्रभाज, यानी मोल प्रभाज मतलब मोल अंश कहिए या मोल भिन्न कहिए। अब हम लोग किसका मोल निकालना है प्रभाज, तो H2S का, क्योंकि उसी का हेनरी स्थिरांक गणना करना है। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे मोल प्रभाज का संकेत आपका x से होता है, और किसका निकालना है, H2S का, तो इसलिए H2S लिख दिए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिसका निकालना होता उसके मोलों की संख्या, H2S के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या आपका हो जाएगा। और साथ में क्या हो जाएगा, साथ में आपका जो घटक है, यानी कि आपका क्या है, H2S और H2O दोनों है। H2S के मोलों की संख्या और जल के मोलों की संख्या, दोनों के अलग अलग मोलों की संख्या का योग आपको करके जोड़ के निकाल लेना है। तो ये चीज़ आपका हो गया। अब यहाँ से जो कुछ भी आपके मोलों की संख्या आपको पता है, उन सभी मोलों की संख्याओं को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे। तो H2S का कितना मोलों की संख्या 195 है, और बट्टे आपका यहाँ पे H2S का हो जाएगा 0.195, और जल का आप निकाले ही हैं, आपका 55.55 आपका जल का निकाले हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, यानी 0.195, और यहाँ पे यदि आप जोड़ते हैं तो आपका कितना हो जाएगा, 55.745, ये आपका हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए दशमलव आप चाहें तो हटा सकते हैं, 3 स्थान ऊपर दशमलव है तो दशमलव आप क्या करिए, हटा दीजिए। 3 स्थान नीचे भी है तो दशमलव आप क्या करिए, हटा दीजिए। अब देखिए यहाँ से कुछ कैंसिल आउट होगा, यानी 5 से आपका क्या होगा, कट जाएगा। तो आप क्या करिए, 5 से काट दीजिए। 5 से यदि काटते हैं तो आपका 5 से 15 और 4 हो जाएगा, तो 5 9 45। यहाँ पे भी 5 से काट दीजिए, तो ये 5 1 9 5, 5 1 9 5 और 5 1 9 5, और यहाँ पे 24 हो जाएगा, 5 चौक 20 और 4 45 हो जाएगा, तो 5 9 45 हो जाएगा। यानी अब हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा, इसका मान यदि आप निकालते हैं तो आपको हो जाएगा 39/11, 1 3 बार है और 4 9 है। ये अब देखिए भाग नहीं जाएगा, तो अब आप क्या करिए, भाग दे दीजिए, और जब भाग देंगे तो हम लोगों का जो है मोल प्रभाज जो है H2S का निकल जाएगा। यानी कितना हो जाएगा, 0.0035। आप भाग दे के देखिएगा, इतना आपका मोल प्रभाज निकल जाएगा। अब हम लोगों को निकालना क्या है,
हेनरी स्थिरांक की गणना करना है। तो अब हेनरी स्थिरांक की गणना कर रहे हैं, तो हेनरी वाला जो फार्मूला है उस फार्मूले में हम क्या करेंगे, रखेंगे। तो हेनरी का फार्मूला पहले लिखते हैं। अब हम लोग हेनरी के नियम का उपयोग करेंगे और हेनरी के नियम का उपयोग करते हुए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये आपका देखिए हेनरी का जो नियम का फार्मूला है, यानी H2S का आंशिक दाब यानी P बराबर आपका होता है KH और इंटू आपका जो जिसका भी मोल प्रभाज आपको निकालना होता है। तो H2S का मोल प्रभाज है यहाँ पे, तो H2S लिखें। तो हम लोग को KH की वैल्यू निकालना है। तो KH बराबर आपको हो जाएगा H2S का आंशिक दाब बटे आपका जो H2S है उसका मोल प्रभाज आपका है। अब क्या करिए, अब यहाँ पे जो कुछ भी मान आपको दिया गया है उन सभी मानों को आप क्या करिए यहाँ पे रख दीजिए। तो दाब आपका है 0.987 और आपका H2S का मोल प्रभाज का जो मान है 0.0035 आप निकाले हुए थे। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दशमलव की मान को क्या करिए आप हटा दीजिए। दशमलव के मान को यदि आप हटाते हैं तो आपका देखिए यहाँ पे क्या है, ऊपर 3 स्थान है और नीचे 4 स्थान है। तो यहाँ पे 4 स्थान तक, ये 4 स्थान के दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर क्या होगा, 1 0 जो है हम लोगों का बढ़ जाएगा और नीचे क्या है आपका यहाँ पे दशमलव आपका हट जाएगा। ये हो गया। अब देखिए आपका क्या होगा, आप किसी 5 से क्या करिए इसको काट दीजिए। 5 से काटेंगे तो 7 5 35 और यहाँ से 5 से काटेंगे तो 5 1 5 और 4 48 हो जाएगा। 9 5 45 45 37 हो जाएगा और 7 5 35 35 और ये आपका हो जाएगा 20 20, ये आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे KH की वैल्यू आप निकालेंगे तो 7 से क्या करिए इसमें भाग दे दीजिए, यानी आपका यहाँ पे हो गया 1974 यानी 1974 बटे 7। 7 से भाग दीजिए तो 7 दूनी आपका कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा और 14 और 5 हो जाएगा 57 हो जाएगा। तो 7 8 56 और एक आपका फिर 14 हो गया, 7 दूनी 14 यानी इतना आपका हो जाएगा। और ये जो आपका स्थिरांक का जो मान है वह आपका बार में ही होगा। तो ये स्थिरांक जो है हम लोग का बार में ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जो हम लोग का यहाँ पे जो फार्मूला है, यहाँ ये जो मोल अंश है इसका कोई यूनिट नहीं होता और ये दाब है आपका। इस दाब का अभी आप पीछे जो मान लिए हुए थे, आपसे बोले हैं कि बार में लेंगे तो आंसर बार में आएगा और वायुमंडल में लेंगे तो वायुमंडल, तो आप बार में लिए हुए थे मान, तो आपका जो आंसर है बार में ही लिखेंगे। यदि यहीं पे आप वायुमंडल में लेते तो आपका वायुमंडल यहाँ पे लिखा जाता। तो ये आपका जो है हेनरी स्थिरांक है और इस हेनरी स्थिरांक का मान कितना है, 282 बार है। तो ये क्वेश्चन जो है इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि 298 के, यहाँ पे के का मतलब होता है केल्विन, ये ताप है। 298 केल्विन पर CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जल में विलेयता के लिए हेनरी स्थिरांक का मान आपका दिया हुआ है 1.67 × 10⁸ PA लिखा गया है। तो PA का मतलब यहाँ पे पास्कल है, तो इतना पास्कल आपका हेनरी स्थिरांक का मान दिया हुआ है। अब आपसे कहा जा रहा है कि 500 मिलीलीटर सोडा जल 2.5 ATM दाब पर बंद किया गया। यहाँ पे जो दाब दिया गया है वो देखिए आपका वायुमंडल में दिया हुआ है। 298 केल्विन ताप पर घुली हुई CO2 की मात्रा की गणना कीजिए। तो आपको यानी कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो आपको ज्ञात करना है, यानी कि आप कह सकते हैं इसको भार कह सकते हैं। तो भार का जो मान है आपको निकालना है। तो भार का मान कैसे निकालेंगे, तो पहले हम लोग यहाँ पे जो हेनरी जो कुछ भी दिया गया है उस को लिख लेते हैं कि क्या क्या आपका दिया है और क्या आपको और चाहिए, कौन सा फार्मूला लगाया जाएगा। तो अब उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहले लिखते हैं क्या क्या आपका दिया है, उसके बाद हम आपको क्वेश्चन लगाना बता रहे हैं। हम लोगों के क्वेश्चन में देखिए क्या क्या दिया है। कहा जा रहा है कि 298 केल्विन पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जल में विलेयता के लिए हेनरी स्थिरांक का मान दिया है। तो हेनरी स्थिरांक KH बराबर दिया है 1.67 × 10⁸ पास्कल दिया हुआ है।
लेकिन आपका यहाँ पे देखिए 2.5 एटीएम दाब पर बंद किए गए, यानी यहाँ पे वायुमंडल दे दिया है, तो आपको क्या करना होगा, इसको भी वायुमंडल में ही कन्वर्ट कर, यानी सब के सब एक ही यूनिट में होना चाहिए। या इसको आप पास्कल में बदल दीजिए या इस पास्कल वाले को एटीएम में बदल दीजिए, यानी वायुमंडल दाब में बदल दीजिए। दोनों को क्या करना होगा, सेम में करना होगा, कोई किसी में भी हो। ये यदि एटीएम में रखना चाहते हैं तो इसको बदलना होगा, और यदि इसको पास्कल में बदलना है तो इसको आपको इसमें आपको पास्कल को इसको चेंज करना होगा, यदि पास्कल रखना है तो अब आपका देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, वायुमंडल में बदल रहे हैं। तो हम लोग का 1 पास्कल बराबर होता है 1.013 गुणे 10 के पावर 5 वायुमंडल होता है। तो आपका क्या है, जो पास्कल इस पास्कल में बदलने के लिए एक वायुमंडल बराबर इतना होता है, तो इतना का क्या करिए आप भाग दे दीजिए, तो पास्कल जो है एटीएम में बदल जाएगा। यानी एक वायुमंडल बराबर इतना पास्कल आपका है, तो आप पास्कल में इसको बदल दीजिए, अरे पास्कल को वायुमंडल में बदल दीजिए। अब इतने का जब भाग देंगे तो आपका यहाँ पे KH बराबर हो जाएगा 1.648 गुणे 10 के पावर 3 एटीएम हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद क्या दिया हुआ है, 500 मिलीलीटर सोडा जल, यानी जो सोडा जल है उसका जो भार है कितना है, 500 है। तो आपका यहाँ पे मिलीलीटर है, कंफ्यूज मत होइएगा, लेकिन आपका ये भार ही दिया है। तो आपका H2O यानी सोडा जल का मतलब H2O का जो भार है वो आपका 500 ग्राम दिया है। और साथ में यही निकाल लेते हैं H2O का अणुभार, क्योंकि आपको बाद में निकालने की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम लोग यहाँ पे H2O का अणुभार आपका 2 गुणे 16 बराबर 18, आप चाहे तो सीधे भी रख सकते हैं, क्योंकि अब तक बहुत कई बार निकाल चुके हैं, इसलिए सीधे भी रख सकते हैं। अब के कार्बन डाइऑक्साइड का जो दाब है यहाँ पे दिया हुआ है 2.5 एटीएम। यहाँ पे देखिए आपका जो क्वेश्चन है 2.5 एटीएम, तो वही चीज़ आपका यहाँ पे 2.5 एटीएम आपका दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो H2O है उसके मोलों की संख्या हम लोग ज्ञात करेंगे। उसके बाद हम लोग हेनरी के नियम की ओर चलते हैं। तो आइए मोलों की संख्या का जो फार्मूला है वो क्या है आपका देखते हैं। तो मोलों का जो फार्मूला है आपको पता है कि जो जल है यानी कि H2O के मोलों की संख्या यदि आपको निकालना है तो मोलों की संख्या बराबर आपका होता है H2O का भार बटे H2O का अणुभार, H2O का अणुभार। ये सूत्र अब तक तो आप लोगों को याद हो चुका होगा, अणुभार। अब जो है मान आप क्या करिए इसमें रख दीजिए। अब मान रखते हैं यदि, तो हम लोगों का क्या है, यहाँ पे जो H2O का भार है वो 500 है, और बटे आपका क्या है अणुभार कितना 18 है। अब आप देखिए यहाँ से 2 से काट सकते हैं, ये 9 और ये आपका 250 हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा 250 बटे 9। अब यहाँ इसको हम लोग भाग देंगे तो मोलों की संख्या निकल जाएगा, भाग देंगे 27.78 आपका ये आ जाएगा मोलों की संख्या। इतना मोल आपका मोलों की संख्या हो गया। अब हम लोग हेनरी का नियम का उपयोग करेंगे। हेनरी के नियम से हम लोग का जो हेनरी का सूत्र है उससे हम लोग क्या करेंगे, निकालने वाले हैं। तो हेनरी नियम से हम लोगों का यहाँ पे, तो हेनरी का सूत्र क्या है आपका, आपका सूत्र है P बराबर आपका होता है KH और मोलों की संख्या, तो किसके, अरे मोलों की संख्या करें मोल प्रभाज, तो मोल प्रभाज किसका होगा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का मोल प्रभाज लेंगे। अब देखिए मान जो है वो आप रख दीजिए 2.5 आपका हो जाएगा, ये आपका P की वैल्यू है। अब यहाँ पे आपका KH की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, तो KH की वैल्यू है 1.648 गुणे 10 के पावर आपका 3, और यहाँ पे हम लोग निकालेंगे X यानी कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का मोल प्रभाज आपको निकालना है, यानी मोल अंश। तो मोल अंश आपका यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे XCO2 बराबर आपको हो जाएगा 2.5 बटे आपको हो जाएगा 1.648 गुणे 10 के पावर 3 हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व यदि करते हैं तो आपका कितना हो जाएगा, आपको हो जाएगा, इसको यदि सॉल्व करेंगे ये आपका ऊपर चला जाएगा, इसको आप हटा के सॉल्व करेंगे तो आपका भाग दे दीजिएगा, भाग दे के देखिएगा 1.52 गुणे आपको हो जाएगा 10 के पावर, ये ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा। ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड का मोल प्रभाज का मान हो जाएगा।
अब हम लोग क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का जो मोल प्रभाज है उस मोल प्रभाज का फार्मूला रख के आप क्या करेंगे, उनके जो कार्बन डाइऑक्साइड उसका भार निकालेंगे। तो आइए हम लोग निकालते हैं। अब हम लोगों का जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका मोल प्रभाज आपको निकल गया है। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के मोल प्रभाज वाले से फार्मूले से हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का भार भी निकालेंगे। तो आपका देखिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का मूल अंश यानी कि XCO2 बराबर आपका कार्बन डाइऑक्साइड के मोलों की संख्या बटे आपका कार्बन डाइऑक्साइड के मोलों की संख्या प्लस H2O के मोलों यानी दोनों के अलग अलग मोलों की संख्या का योग है। अब आपका देखिए कार्बन डाइऑक्साइड के मोलों की संख्या का जो मान जो निकला है वह आपका यहाँ पे 1.52 × 10⁻³ है, वो रख देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, कार्बन डाइऑक्साइड के मोलों की संख्या बटे H2O के मोलों की। यहाँ पे देखिए जो नीचे कार्बन डाइऑक्साइड के मोलों की संख्या था वो आपका निकाल दिया गया। क्यों निकाल दिया गया, देखिए यहाँ पे लिखा है कि CO2 के मोलों की जो संख्या वो नगण्य है। क्यों नगण्य है, क्योंकि यह जल में अल्प विलय यानी कि जल के साथ ये बहुत कम मात्रा में घुला हुआ है, इस वजह से ये नगण्य है। अब उसको क्या किया गया, इसलिए छोड़ दिया गया। अब क्या करेंगे, केवल जल के मोलों की जो संख्या आप निकाले हैं वो आप रख देंगे। तो हम लोग यहाँ पे देखिए आपका 1.52 × 10⁻³ बराबर CO2 के मोलों की संख्या बटे जल के मोलों की संख्या जो हम लोग निकाले हैं वो 27.78 है, वो रख देंगे। अब आप यहाँ से निकाल लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के मोलों की संख्या। तो एक ये आपका गुणा इधर चला जाएगा, 1.52 × 10⁻³ गुणा 27.78 आप गुणा करेंगे तो हम लोग का यहाँ पे गुणा करने के बाद आपका हो जाएगा 42.225 × 10⁻³ इस -3 को यदि हटाएंगे तो आपका यहाँ पे हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के मोलों की संख्या बराबर, ये दशमलव लग के आपका हो जाएगा 0.0422 मोल, ये आपका हो गया। अब आप क्या करिए, कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं की संख्या निकाल लीजिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 का अणुभार बराबर, ये कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का 16, तो ऑक्सीजन 2 बार है तो इसलिए 2 × 16 यानी 12 + 32 बराबर 44 हो गया। अब आपको भार निकालना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के मोलों की संख्या का सूत्र आपको पता ही है, और सूत्र में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का भार बटे कार्बन डाइऑक्साइड का अणुभार हो जाएगा। अब आप क्या करिए, जो भी मान आपके पास है वो मान आप रख दीजिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड के मोलों की संख्या आप निकाले हैं 0.0422 बराबर कार्बन डाइऑक्साइड का भार बटे जो अणुभार है वो 44 है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का भार बराबर ये आपका तिरछा इधर गुणा हो जाएगा, तो 0.0422 × 10⁻44 और तो आपका यहाँ पे गुणा करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो भार है वो आपका निकल के आ जाएगा 1.857 ग्राम। ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो भार है, यानी कि मात्रा घुली हुई जो मात्रा आपसे पूछ रहा है वो आपका है। तो ये आपका दूसरा वाला क्वेश्चन भी इस तरह से आप सॉल्व कर लेंगे। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और यदि समझ में आ जाए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और ये जो है हम आपको बोर्ड पे नहीं बता पाए, इसके लिए आपसे माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि आपका जो बोर्ड पे बनाने में हमको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर अगले टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अनुमति चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों।